नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं नाते रसूल के कराची एमई कल्चरल क्लब के KSC के प्रेसिडेंट सादिक अख्तारी साहब को इनवाइट करूँगा, स्टेज पर आए, वो नाते रसूल पढ़ें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रोक लेती है आपकी निस्बत रोक लेती है आपकी निस्बत। पीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा
गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी। वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी। वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले। खोटे सीके वहीं पे चलते हैं, आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चले। गम खुशी में वहीं बदलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। प्रोग्राम का आवाज़ करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत को इन्वाइट करना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं और पूरे पाकिस्तान में लगभग चैम्पियन रह चुके हैं। हमारे डॉक्टर सैयद सऊद अशरफ साहब वो आएंगे स्टेज पे और सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही देंगे। तमाम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप तमाम मेंबरान को मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप तमाम मेंबरान का पहली सोसाइटी की पहली मीटिंग और गैदरिंग है। तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि तमाम साथियों को सोसाइटी की इंट्रोडक्शन और सोसाइटी के मकासद और सोसाइटी की सालाना प्लानिंग शेयर की जाए, ताकि आप लोगों की नॉलेज में हो कि सोसाइटी के बनाने का मकसद क्या था और सोसाइटी अब इस साल क्या क्या करना चाह रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से रुआशना नहीं थे। तो सादिक अत्तारी साहब और उनके साथ उनके तमाम साथी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं कि कोई इस किस्म का ग्रुप बनाया जाए या इस किस्म की कोई गैदरिंग बनाई जाए। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक सोसाइटी या एक क्लब बना लें और उस क्लब के कुछ मकासद हों जिसके ऊपर आप काम करें, और वो लोग जो अब तक किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सके हैं या उनको सोसाइटी या क्लब की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, उनको उनकी इम्पोर्टेंस का भी बताएं, सोसाइटी के मकासद भी बताएं और उनको ज्वाइन करा के कुछ चीज़ें जो उनसे सीनियर सीख चुके हैं वो उन तक पहुँचाएँ। इस सिलसिले में एक आधी मीटिंग हुई और अत्तारी साहब के ग्रुप ने कहा ठीक है हम इसमें आमादा हैं और हम जो है एक क्लब बना लेते हैं। तो एक क्लब तश्कील दे गया, कराची एग्रीकल्चर क्लब। ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, मैं समझता हूँ हार्डली कोई 30 से 40 दिन पहले की बात होगी, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतने
ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। हम ये समझ रहे थे कि 15, 20, 25, 30 लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम छोटी मोटी 1-2 गैदरिंगें क्लियर करेंगे, कोई एक आधी वर्कशॉप कर लेंगे। लेकिन जिस तेज़ी से जो है ये तादाद बढ़ती चली गई और इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं खराज तहसीन देता हूँ तमाम मेंबर्स को और सोसाइटी के अहदेदारों को तलब के कि जिन्होंने दिन रात तपोदो के बाद 100+ मेंबर जो है ना पेड मेंबर जमा कर लिए। और सोसाइटियाँ तो हमने भी बनती देखी हैं ज़िंदगी में, जब से होश संभाला और जब से कराची के अंदर सोसाइटियों का जमूद रहा। हम देखते थे तो बहुत लिमिटेड मेंबर मिलते थे और उसमें भी एक्टिव मेंबर बहुत कम मिलते थे। लेकिन ये वाइड सोसाइटी थी, जिस दिन इसका आगाज़ किया गया 30 से 40 मेंबर जो है ना वो जमा हो गए। उस वक्त बहुत सारे मेंबर पेड मेंबर भी नहीं थे, तो बड़ी हैरान कुछ बात थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद ये एक पहली दफ़ा कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हो गया होगा, लेकिन सिलसिला बढ़ता रहा और अब तो एक काफिला बन गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है ना इस पर फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर गौर व फिक्र किया कि भाई अब इतने सारे लोगों को जब हमने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लिया है तो अब कुछ ऊपर की बात की जाए, कुछ आगे की बात की जाए। तो सबसे पहले ये तय पाया कि हम एक प्रोग्राम रखें जिसके अंदर सोसाइटी का इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद सोसाइटी के असूल, मकासद और सोसाइटी इस साल क्या करने जा रही है, और उसमें तमाम सोसाइटी के अहदेदारान को और जिम्मेदारान को बुलाएं और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर उनकी भी जो है ना राय लें और उनको ही मौका दें कि वो आप लोगों से कम्युनिकेशन करें। और फिर हम जो है ना 2-3 सेशन भी यहाँ चलाएं जिसमें जब सोसाइटी या क्लब बनता है तो उसके सबसे पहले मकासद ये होते हैं कि वो अच्छे बर्ड की शिनाख्त लोगों को सिखाए और वो अच्छे बर्ड जो है लोग शो के अंदर पार्टिसिपेट करके प्रूव कराएं ताकि लोगों में अपनी सेल्फ असेसमेंट हो कि उनके पास जो बर्ड है वो इस वक्त किस कैलिपर का है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जो है ना कुछ लर्निंग सेशन के अंदर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ब्रीडिंग की एफिशिएंसीज के मुतालिक बात, पेयरिंग के मुतालिक बात, वेदर कंडीशन के अंदर जब आपका बर्ड रेडी नहीं हो रहा होता उससे कुछ मुतालिक डिस्कशन, जैसे कि वेदर अब चेंज हो रहा है और ह्यूमिडिटी डाउन हो जाएगी, और बहुत सारे ब्रीडिंग के फूड के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें और सवाल जवाब का सेशन रखें। अब सिलसिला ऐसा है कि इस वक्त सोसाइटी ने मेन मकासद पे काम करना है। मेन मकासद क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट करके अपने फार्म के अंदर बर्ड की साल्टिंग और ग्रेडिंग करनी है। अब वो साल्टिंग और ग्रेडिंग क्या होगी जो सोसाइटी सिखाएगी? एक तो आपके पास शो बेंच पे आने वाले बर्ड कौन कौन से हैं जिनमें वो करैक्टर हैं कि वो शो में प्रिपेयर हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ खुसूसियात या कुछ खूबी है। दूसरी तरफ आपके पास कल बर्ड कौन से हैं जो नॉन प्रोडक्टिव बर्ड हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट है या उनकी जीन इस्टेब्लिश नहीं है या उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि ये अच्छे बर्ड नहीं है, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस में भी लॉस करते हैं और प्रोडक्शन में भी लॉस करते हैं। तो आप ऐसे बर्ड को कल कर देंगे, वरना क्या होगा कि आपकी नस्ल दर नस्ल वो जनरेशन आपके परिंदों की खून में बैठ जाएगी और आगे जाके क्या होगा कि वो कंप्लेंट इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी प्रोडक्शन जो आपने अगर 100% टारगेट की है वो 10% पे खड़ी हो जाएगी। अब इसमें से एक सिंपल सी मिसाल है कि बहुत से मेल जो होते हैं वो अच्छे डोमिनेंट कोट शेक नहीं करते, यानी कि मादाओं के साथ अटैचमेंट अच्छी नहीं करते, मादाओं को ग्रिप नहीं करते। मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि मादाओं के साथ पेयरिंग करके उनको क्रॉप नहीं करते। अच्छा, ये जीन इनहेरिटेंसी होती है। बर्ड्स की जेनेटिक्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। कुछ मेल सेक्सुअल डोमिनेंट होते हैं और वो फीमेल को अर्ली एज के अंदर कैच कर लेते हैं और वो हेरिटेड होता है, और कुछ मेल जो होते हैं वो 1.5-2 साल बाद मैच्योरिटी में आते हैं और फिर जाके फीमेल को कवर करते हैं। अब अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो वो मेल जो 1 साल के अंदर अंदर अपनी मैच्योरिटी शो कर देता है वो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। कुछ यूरोपियन बर्ड जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो अपनी जो मैच्योरिटी है वो 1-1.5 साल बाद सही तरीके से लेके आते हैं, स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी उनकी बन जाती है, लेकिन वो अपने उम्र के साथ जो है ना फीमेल को कवर करते हैं। तो ये अवेयरनेस हमारे ब्रीडर्स में आनी चाहिए। सोसाइटी के मेन मकासद ये हैं कि हम अपने ब्रीडर को अच्छे प्रोडक्टिव बर्ड की पहचान बताएं। अब दूसरी तरफ जो हमारे मेन मकासद हैं वो ये हैं कि अंडे का साइज
और अंडे की कवरिंग जो कैल्शियम शेल की होती है, और अंडा कितने दिनों में हेच हो जाता है फर्टाइल होने के बाद, अंडा जो है उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जो मदर के पास फूड के सप्लीमेंट में होनी चाहिए जब वो अंडा दे, तो उसका एक स्टैंडर्ड एग क्या है, एग का वेट कितना होना चाहिए, एग का राउंड सर्किल में साइज कितना होना चाहिए, ये सारी जनरल बुनियादी बातें हमें सोसाइटी के तहत अपने मेंबर्स को सिखानी है। उसके बाद जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे मेंबर को ये पता होना चाहिए कि डे ऑफ 1 से लेके 45 टू 60 डेज तक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कौन कौन से सीड्स और कौन कौन सी एनिमल प्रोटीन की सोर्स और वेजिटेबल उनके लिए इन दिनों के अंदर, जब वो एक दिन का निकल के माँ के नीचे 45 से 50 दिन तक रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। इसी के साथ साथ जो कंपोजिशन होती है सीड्स की, उसका बैलेंसिंग डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम अपने मेंबर्स को लाजमी मलजूम समझते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि आपके बर्ड को जब वो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस करते वक्त अपने 5 बच्चे पाल रहा है, तो जो आपका कुल सीड्स है उसके अंदर की जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितने % प्रोटीन कंटेंट होने चाहिए। मतलब कि अगर आपने 1 किलो दाना दिया तो उसमें 1 किलो दाने से उसको कितने ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम में से कितने ग्राम प्रोटीन जो है ना वो उसने डाइजेस्ट करनी है। अगर आप इस बैलेंसिंग से चलेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 बच्चों की ग्रोथ अच्छी आएगी, आपकी फीमेल अगली लेंग में भी हेल्दी होगी। अगर आप ये उसकी न्यूट्रिशनल डाइट को वैल्यूएशन में रखकर नहीं देंगे तो हो सकता है कि ज्यादती या कमी की वजह से आपके बच्चों की हेल्थ भी मुतासिर हो और वो मदर भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें अपने वर्कशॉप के अंदर, अपनी जो भी गैदरिंग है उसके अंदर लोगों को अवेयर करना है। अब इससे आगे आते हैं, इस वक्त बहरान है सीड्स के बढ़ने का, और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास बहुत महंगे बर्ड नहीं है उनके पास से बर्ड की प्रोडक्शन पे कॉस्ट का। तो हमने इस किस्म का एक डिज़ाइन प्लान किया सोसाइटी के लिए कि हम उनको लोएस्ट कॉस्ट का फीड डाइटरी शेड्यूल बना के देंगे, जिससे वो चीपेस्ट प्राइस के ऊपर अपनी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पूरा करके कम पैसों के अंदर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले सकेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जो हमारे मेन मकासद का हिस्सा है कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्शन की डिमांड, ये अवेयरनेस हमारे हर मेंबर को होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन में लेके आ रहा है, आया मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, मार्केट के अंदर जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है क्या उसकी मार्केटिंग हो रही है। और इस चीज़ों से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर यूट्यूबिंग है, जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की एक बहुत बड़ी जो है ना मार्केटिंग है, जिसके साथ आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बहुत बड़ी मार्केटिंग है। अब आजकल टिकटॉक और दूसरे बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, उससे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हम अपने हर मेंबर को इसकी प्रॉपर अवेयरनेस देंगे और हम कोशिश करेंगे जो हमारे आईटी के एक्सपर्ट मेंबर हैं वो उनको सपोर्ट करें, और हर बंदा आईटी के अंदर आके अपनी मार्केटिंग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके अपने आप को अपग्रेड करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो इन चीज़ों से अभी तक वाशना नहीं है, अगर हैं तो उन्होंने अपनी ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर रखी। तो जो सबसे मेन इशू इस वक्त आता है वो ये आता है कि अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दूसरे गेस्ट भी जो हैं वो आएँ और स्टेप बाय स्टेप आकर अपने इज़हार ख्याल और अपनी नॉलेज हमारे दोस्तों के साथ शेयर कराएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया पूरे बर्ड्स के बारे में, ब्रीडिंग से लेके ब्रीडिंग तक, नेस्टिंग तक, हर चीज़। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत अच्छे दोस्त, यंग एनर्जेटिक पर्सन, ALP के हेड मेकअप ऑर्डिनेंस अब्बड़ ऑफ पाकिस्तान के मोहम्मद जमान पाशा साहब स्टेज पे आए, और मोहसिन जमान पाशा साहब स्टेज पे आए, और बर्ड्स की क्वालिटी और बर्ड सिलेक्शन के बारे में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पाशा साहब की बहुत सारी तालियों की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन जमान पाशा।
मैं एगापोर्नस लवर्स ऑफ पाकिस्तान एक ग्रुप है, उसको लीड करता हूँ और उसके प्लेटफॉर्म से हम लोगों के मसाइल को, वो ब्रीडिंग से रिलेटेड हों या मेडिकेशन से रिलेटेड हों या जेनेटिकल स्टैंडिंग्स के हवाले से हो या जो भी मसला हो, यहाँ तक कि बर्ड ख़रीदने के हवाले से हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके काम आ सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें। कराची से लेके KPK तक और सवात से लेके गवादर तक हमारा ये काम होता है कि हम लोगों के सवालात का जवाब दें, उन्हें उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब वॉलंटियरली आए हैं, ये जितने भी मेहमान खुसूसी बैठे हैं और आप लोग बैठे हैं, ये सब शौक़ की बुनियाद पे यहाँ बैठे हैं। कोई भी यहाँ पे जो है, कोई किसी को पैसे नहीं मिल रहे, कोई किसी लालच में नहीं आया है। तो सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजाएं कि इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सिर्फ लव बर्ड की प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हॉबी कम बिजनेस है, ये एक ज़बरदस्त सरमाया कमाने की भी जो है ना एक जगह है। यहाँ पे हमारी ख़वातीन बहुत अच्छा जो है पैसा अर्न कर रही हैं। यहाँ बहुत से भाई हैं जो बहुत अच्छी जो है अर्निंग करते हैं इससे। बहुत से तो ऐसे भाई हैं जो कोई और काम ही नहीं करते, बहुत से ऐसे मेरी तरह जो जॉब भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ लव बर्ड से अपना जो है ना उनका ब्रेड एंड बटर ही लव बर्ड है। तो उनके लिए भी तालियाँ होनी चाहिए और तालियों में ज़रा जान होनी चाहिए, पता चले कि आप लोग यहाँ पे लव बर्ड के लिए आए। क्योंकि मेरा जो बेसिक चैप्टर है वो लव बर्ड है, तो मैं सिर्फ लव बर्ड की बात करता हूँ। अब मैं यहाँ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भी बर्ड आप बाय करते हैं, ख़रीदते हैं किसी से भी बर्ड, उस वक्त सबसे कीमती चीज़ क्या है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने बर्ड कैसा लेना है। क्योंकि बर्ड कोई भी जो है वो अपने घर में रखने के लिए नहीं लेता है, हर कोई बर्ड लेता है, उससे ब्रीड कराता है और उसके जो चिक्स आते हैं उसे फिर सेल करता है। यही सबका जो है ना वो मतलब यही सबसे अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि हम उस बर्ड को सेल करें। तो उसको सेल करने के लिए अगर आप बुरा बर्ड ले लेंगे, लो स्टैंडर्ड बर्ड ले लेंगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं कि पैसे कम होने चाहिए, वो वाला ब्रीडर तो सस्ता देता है, आप महंगा क्यों देते हैं। क्वालिटी बर्ड हमेशा महंगा ही मिलेगा क्योंकि उसके पीछे वर्किंग होती है मोर देन 3 years 4 years। और अगर आप कोई चीज़ ट्रांसम्यूट करते हैं, ट्रांसम्यूट एक चीज़ होती है ट्रांसम्यूटेशन, जैसे अभी आजकल एक चीज़ चल रही है कि ऑफलाइन पसनाटस, उसके अंदर जाने के लिए 7 साल की वर्किंग होगी, फिर वो ऑफलाइन पसनाटा बनेगा, उसके बाद फिर मार्केट में अच्छा ऑफलाइन पसनाटा आएगा, फिर वो सेल होगा। तो जो 7 साल की मेहनत के बाद आप लोगों के पास आएगा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो सस्ता हो, तो वो महंगा ही होगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ कमर्शियल नहीं, क्योंकि देखिए कमर्शियल एक चैप्टर है, वो हो सकता है कि आज आपके अल्बाइनो का रेट 15,000 हो, मैंने लॉकडाउन के दिनों में 4,500 का अल्बाइनो भी देखा है, तो वो कल को अपनी रियल प्राइस में आ सकता है। आपके पास म्यूटेशन होनी चाहिए और म्यूटेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी होती क्या है, स्टैंडर्ड्स BVA एक सोसाइटी है जो बेल्जियम से रन होती है, उसने कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं, उनको फॉलो करेंगे। ये बर्ड पीछे लगा हुआ है, KLC का जो बैनर है उसके ऊपर सारे देखें, उसके ऊपर एक ग्रीन फिशर की तस्वीर लगी हुई है, उसको उसके अंदर ये बताया गया है कि यार ये क्वालिटी बर्ड है या ये स्टैंडर्ड बर्ड है। अगर आप सिर्फ इस बर्ड की तस्वीर देखें और घर जाके अपने बर्ड्स देखें कि क्या इसके मुताबिक हैं या इसके करीब करीब हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू होगा। क्योंकि हर बंदा जो है वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता या अंग्रेज़ी समझ नहीं सकता, ये मसाइल आते हैं, चंद लोगों के साथ ये मसाइल आते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं, BVA के शोज होते हैं, अभी LSP का शो हुआ है, ACB का शो हुआ था, वहाँ पे जो बर्ड विन किया आप उसको चेक कर सकते, वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी बर्ड बाय करें, पेडिग्री बर्ड बाय करें, रिंग बर्ड बाय करें, DNA टेस्टेड बर्ड बाय करें, उससे पहले ही आप बहुत सारी चीज़ों को जो है डिसमिस कर देंगे। जैसे कि ऑफलाइन जो है एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, वो सिर्फ मेल के अंदर तो स्प्लिट कैरी करती है लेकिन फीमेल में नहीं करती है। लोग यहाँ पे स्प्लिट ऑफलाइन के पीसेस भी जो है ना वो नॉन DNA ले लेते हैं। कुछ पेयरिंग ऐसी होती है जिनमें ज़रूरत नहीं होती है कि भाई एक ऑफलाइन के मेल को आपने सादे ग्रीन फिशर से लगा दिया, उसमें से जितने भी मेल आएंगे सब स्प्लिट ऑफलाइन आएंगे, जितनी भी फीमेल्स आएंगी सब ऑफलाइन आएंगी। लेकिन कुछ पेयरिंग ऐसी हैं जिसके अंदर DNA की ज़रूरत होती है, तो DNA की बहुत अफादियत है। अभी डॉक्टर साहब ने भी इसकी बात की है, DNA पे बहुत फोकस करना है। मैं हमेशा बात करता हूँ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स
हम जब भी यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अवेयरनेस की यही हमारी पहला बेसिक सीढ़ी जो होती है वो ये होती है, आप बर्ड बाय करते हुए किसी को चेक करवा लो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा बर्ड बाय कर लो जो बाद में आपको ऐसे बच्चे दे जिसमें वो पेस्टल का कैरियर हो, वो पसनाटस मास्किंग के अंदर आ रहा हो, उसके काले मुंह के ऑफलाइन में बच्चे आ जाएं, या फिशरी में प्रॉपर मार्किंग ना हो, आप परेशान हो जाएं। वही बच्चा आप 4000 में भी नहीं सेल कर पाएंगे, और वही बच्चा एक अच्छा ब्रीडर 50,000 का भी सेल करेगा। तो जब आप क्वालिटी पे काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, शोज़ होते हैं, शोज़ कराने का मकसद क्या होता है? क्वालिटी अवेयरनेस देना, लोगों को सिखाना। जो शो जीतता है, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के साथ हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, तो इंटरनेशनली उस बंदे का नाम जाता है। और अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के साथ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में रन होती है, तो उसके साथ भी इंटरनेशनल ब्रीडर जो है ना कनेक्टेड होते हैं। अभी LSP का एक प्रोग्राम हुआ, शो हुआ, उसके अंदर यूरोप से जो है वो जजेस आए, उन्होंने उसको जज किया, पूरे पाकिस्तान में उसको सपोर्ट किया, जीतने वाले को बहुत से तहफ़ दिए गए, उसकी पब्लिसिटी हुई, ताहिर शेख ने वो विन किया। और मतलब उसका ऑफलाइन जो है देख के दिल खुश होता है। वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं करते काम? ऑफलाइन के साइज़ पे क्यों नहीं काम करते, उसकी पैचेस पे क्यों नहीं काम करते, उसके मतलब उसकी प्रॉपर जो है ना पेडिग्री क्यों नहीं मेंटेन करते, और ऑफलाइन पे क्यों नहीं काम करते? जब आप कोई भी बर्ड लेते हैं, आप चाहते हैं कि यार वो ऑफलाइन पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो में चला जाए, जैसे पेल फेलो तो वो पार ब्लू ऑफलाइन में चला जाए, डन फेलो वो पार ब्लू ऑफलाइन में चला जाए, पैलेडो वो पार ब्लू ऑफलाइन पे चला जाए। तो मतलब डेड एंड क्या है? ऑफलाइन, उसके साथ आप एक चीज़ ऐड करोगे पार ब्लू, और फिर जो भी रोटेशन रेयर होगी वो आ गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसे बर्ड्स ले लेते हैं जो फटकियों में बाहर से आते हैं। अगर वो बर्ड पेडिग्री बर्ड कैसे होगा जिसके माँ बाप के बारे में ही नहीं पता? पेडिग्री की फिर अफादियत क्या है? अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि रिंग नंबर रजिस्टर हो, ब्रीडर की पता चले, ब्रीडर भी कैसा ब्रीडर है, अच्छा ब्रीडर है, कब से ब्रीड करा रहा है। तो जब आप फटकी वाला बर्ड ले लोगे तो आप कैसे जो है उसको जो है ओवरकम कर सकोगे? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बर्ड कभी ना बाय करें जिनकी पेडिग्री मेंटेन ना हो। अच्छा, ऐसे बर्ड तो लिए जा सकते हैं शिपमेंट में से जो रेयर बर्ड्स हो, लाइक डन फेलो है, पैलेट है, पैलेट नहीं आएगा लेकिन अगर आ गया तो वो लिया जा सकता है क्योंकि वो रेयर है, नहीं पाया जाता, बहुत महदूद है। अच्छा, इसके अलावा एक्वा है, येलो फेस है, वो बहुत महंगे बर्ड्स हैं, वो नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए आप लेना चाहते हैं तो वो फिर भी समझ आता है कि न्यू म्यूटेशन है। यार ऑफलाइन कौन लेता है यार? पेल फेलो कौन लेता है? डाइल्यूट कौन लेता है यार? उसके ऊपर फोकस करें भाई कि आप पाकिस्तानी ब्रीडर्स से बाय करें, उनकी पेडिग्री चेक करें, उनके माँ बाप जाके उनके घर में देखें, उसके दादा दादी देखें, जो भी मतलब उसके पास रिकॉर्ड होगा उसको चेक करें। जब आप इस लेवल पे काम करेंगे पूरा पाकिस्तान आपको सैल्यूट करेगा, पूरा पाकिस्तान सलाम करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो ही ना करें, उसकी जो है वो उसकी नेसेसिटी को समझे ही ना, और फिर आप बोलेंगे यार हमें तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो सॉरी टू से वो रिस्पेक्ट कमाई जाती है, वो मिलती नहीं है। फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ कमाई जाती है। तो जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप की तरफ से गवर्नेंस लवर्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से KAC जो ये काम कर रहा है, इसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है कि उसने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आके अपना मुद्दा रख सकें आप लोगों के सामने और आप लोगों को बता सकें कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पंजाब के भाई दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, वो लव बर्ड को जो है वो एक बूम दिया हुआ है उन्होंने। हम भी ये काम करना चाहते हैं। हैदराबाद के हमारे भाई आए हैं, अवेज़ भाई हैं, हारून भाई हैं, ये तो इन लोगों ने भी एक प्रोग्राम किया था हैदराबाद में, उसमें हमें दावत दी थी, डॉक्टर साहब को दावत दी थी। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि दूसरे सिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ को उजागर किया जाए कि वो लोग भी इस पर काम करें, क्योंकि सिंध में, पंजाब में, पूरा पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना बड़ा काम हो सकता है और इसको कहाँ तक लेके जाया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ कमर्शियल पे फोकस नहीं करें, टॉप क्वालिटी म्यूटेशंस की तरफ आएँ, क्वालिटी की तरफ आएँ। क्वालिटी का अगर ग्रीन फिशर भी होगा ना, यार लाहौर का हमारा भाई है फैजी, 50,000 से कम में ग्रीन फिशर नहीं देता यार वो। क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे काम किया हुआ है, स्टैंडर्ड्स को जानता है। जब वो स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है, दिखाता है, तो दिल खुश होता है, हमारा भी दिल करता है हम लें वहाँ से।
हमने बर्ड लिए भी हैं, लेकिन और दिल करता है कि क्योंकि वो वर्किंग कर चुके हैं, तो हमें एक दूसरे को एक तो इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे को बकअप करना चाहिए, दूसरे की कामयाबी पे खुश होना चाहिए, इस चीज़ को परवान चढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को बकअप करें। सोसाइटीज़ हमेशा ग्रो जब भी करती हैं जब आप एक दूसरे को बकअप करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के बर्ड की तारीफ़ करते हैं। हम लोग इसमें भी थोड़ा पीछे हैं, अगर हम इसको ही लेके चलें तो हम बहुत कामयाब होंगे। तो कमर्शियल ज़रूर लगाएं, क्वालिटी बर्ड्स की तरफ आएँ, म्यूटेशन की तरफ, शो में ज़रूर जाएं। अभी बहुत से सोसाइटीज़ आपको शो देंगी इंशाल्लाह, उन शोज़ में पार्टिसिपेट करें, स्टैंडर्ड सीखें, अपने बर्ड डिस्प्ले करें। यू विल बी द विनर। आप जब विनर होंगे तो हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि पूरा पाकिस्तान आपकी तारीफ़ करे, पूरा पाकिस्तान आपको जाने, आपके बर्ड्स की तारीफ़ करे। अभी डॉक्टर साहब विन किए थे कराची में, तो हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमेशा ही माशाल्लाह ये आगे बढ़ के इस चीज़ को जो है इंकरेज करते हैं कि आप शोज़ में पार्टिसिपेट करें, बर्ड लाएँ, बर्ड के बारे में जो है ना बात करें, स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें। जब स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, क्वालिटी लगाएंगे और अच्छा कर लेंगे अपना बर्ड। शो में जाएंगे, बर्ड विन कर जाएगा, फिर शायद BBA की वेबसाइट में भी आपका नाम आ जाए। तो अपना आपको इज्जत दें, अपने बर्ड्स को इज्जत दें, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा और ऊपर करने की हमें ज़रूरत है। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, तालियों में ताकत होनी चाहिए। और उसके बाद थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और जीते रहें पाकिस्तान। लव बर्ड जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद बोले यार।